नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 72वीं बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि फॉर्म जो है 7 मई से स्टार्ट हुआ है और 31 मई तक आपको इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। आपको पता है कि साइट अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है और सुबह शाम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, दोपहर में परेशान कर रहा है। फिर भी आप जैसे भी हो सके मैनेज करके फॉर्म को फिल कर लीजिए। अभी बीच का समय है, अभी चाहे तो इधर 3-4 दिन में फॉर्म आप 25 से पहले चाहे तो भर ले, क्योंकि उसके बाद से साइट और परेशान करेगा। तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी फॉर्म भरने का, वो तो खैर अलग बात है। कुछ बेसिक सवाल है जो कि आपको मैसेज से हर चीज़ का जवाब आपको नहीं दिया जा सकता है। तो मैं चाहूँ तो इस पर एक वीडियो चाह के मैं अपलोड कर दूँ। पिछली बार भी इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सबका आया था। सीडीपीओ और सीसीयू किसको भरना चाहिए, कैसे पीटी मेंस क्या होता है दोनों का, क्या हमको भरना चाहिए, एक की दोनों भरना चाहिए, इसमें आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जो होती है, कब तक एनसीएल का, कब से ईडब्ल्यूएस का, कब से रेजिडेंस का सर्टिफिकेट का होता है, ये सारी चीज़ें आपको माता के नाम से होगा, पिता के नाम से होगा, आप मायके से होगा, ससुराल से होगा, क्या होगा, सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी जो है काफ़ी कंफ्यूज करती है। एक बात ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट उनके जो होंगे सारे किसके बनते हैं, आपको पिता के नाम से बनते हैं, जो कि आप पिता के एड्रेस से बनते हैं, रेजिडेंस हो गया हर चीज़। क्योंकि इसलिए पिता के एड्रेस से कहा जाता है क्योंकि अगर आप बिहार के हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में आपकी शादी हो गई है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हस्बैंड के नाम से आप रेजिडेंस बनवा के और दावा कर सकते हैं बिहार के निवासी हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी सर्टिफिकेट होगा आपको वहाँ जो भी मायके होगा आपको फादर्स के नाम से होगा। इस बात का मैं क्लियर आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऑफिशियल साइट पे सारी चीज़ें इसके बारे में दिया गया है। बिहार सरकार का विज्ञप्ति भी जारी किया गया था इस पर, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब अगला चीज़ है कि जो एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका निवास है उसकी वैलिडिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आपके निवास जिसको कहते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी निवास जिसको हिंदी में कहा जाता है कि कहाँ के निवासी हैं आप, ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखिए एक बात का याद रखिए कि कई लोग इसको कन्फ्यूज़न में लेके जी रहे हैं कि सर अब का रहेगा तो तब का चल जाएगा, तब का रहेगा तो कब का चल जाएगा। सीधी सी बात है, अगर इसको आप बनवा रखें अच्छे से, आपको एक तो सर्किल ऑफिसर से सीओ से बनवाना है, रेवेन्यू ऑफिसर आरओ कह सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से बनवाना है आपको। और ये जो है आपको अगर एक बार बन चुका है तो इसकी वैलिडिटी जो है पहले होती थी, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है अनलिमिटेड टाइम रहती है, ठीक है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठा यहाँ पे दावा कर रहा हूँ। जो चीज़ें क्लियर है वही मैं बात करूँगा। इसकी वैलिडिटी जो होती है अनलिमिटेड टाइम होती है और आप चाहे तो लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कई लोग चाहे तो नया डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, तो कहते हैं कि साथ ही में बनवा ले। अब क्या ही कर रहे हैं तो नया इसको भी अपडेट करवा ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी साइट पर दे रखा है तो आप चाहे तो उसको नहीं भी चेंज करिएगा, तो पुराना वाला ही आप रहने दीजिए, परेशान उसके लिए नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का। तो देखिए इसमें कई सारे विवाद चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है मार्च का, उसके बाद का ही होना चाहिए, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल ईयर के बीच का होना चाहिए। यानी कि अब 2026 के मार्च में बनवाए हैं तभी आप इसको 2026 में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्च 2027 से पहले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट पे क्लियर लिखा रहता है कि इसकी वैलिडिटी जो होगी 1 साल की होगी। और अभी तक हम लोग या फिर मैक्सिमम लोग आपको यही यूज़ करते आए हैं और कभी भी बीपीएससी में इसको लेके कभी भी दिक्कत नहीं आया है। इवन कि 1 साल से पुराना भी रहता है तो बीपीएससी कहता है कि चलिए ठीक है, एक फॉर्म भर दीजिए, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कभी परेशानी नहीं होगी। बस कोशिश करेगा जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट है उसमें नाम वगैरह ये सब चीज़ें आपको फॉर्म में गलती मत करिएगा, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं वो गलत मत करिएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो है अगला चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि तो ध्यान रखिएगा, जिस तिथि को निर्गत किए हैं ये सर्टिफिकेट, आप मान के चलिए कि सर्टिफिकेट अगर आप पिछले साल निर्गत किए हैं मई 2025 को, तो आप किस तिथि को निर्गत किए हैं, सपोज करिए कि आपने 20 मई को निर्गत किया है 2025 में, तो आपको 20 मई 2026 तक आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि 2026 यानी कि 1 साल तक, जिस तिथि से निर्गत किया गया उसके 1 साल तक आप इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निवास को हरदम के लिए यूज़ कर ले, जाति तो हरदम के लिए होता ही है, ठीक है। लेकिन एनसीएल वगैरह या फिर ईडब्ल्यूएस, इस एनसीएल वगैरह के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ता है, इसके साथ जुड़ा रहता है, वो तो खैर अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन आपको केवल एनसीएल और ईडब्ल्यूएस या फिर आप अगर रेजिडेंस देना चाहते हो रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको जो है सीसीई या फिर सीडीपीओ, ठीक है, इसमें दोनों फॉर्म भरना चाहिए कि एक फॉर्म भरना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। चलिए मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम होंगे। देखिए कई लोग कहते हैं सर सीडीपीओ के लिए पीटी के लिए कुछ पढ़ाई, अरे भाई पीटी जो होता है दोनों का सेम होता है।
एक ही साथ एक ही पेपर आएगा, वही पेपर होगा जो आप 72वीं का दे रहे होंगे, बस 72वीं का आप पेपर देना है। पीटी में बस इतना सोचना है कि 72 का हमको पेपर देना है। रिजल्ट जब आता है तो सीटों की संख्या कम होने के कारण सीडीपीओ जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसका एक कट ऑफ निर्धारित होता है, और वो कट ऑफ जो है जनरली सीसी से 8-10 नंबर कट ऑफ ऊपर होता है, या 5-6 नंबर कम से कम ऊपर होता है, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या कम होती है। लोग कैंडिडेट सपोज करें अगर 50 सीट है 10 गुना लेगा तो 500 लोग को लेना है, और यहाँ पे अगर 1200 सीट है 10 गुना लेगा तो 12,000 को लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कट ऑफ जो है सीसी का लो होता है और सीडीपीओ का कट ऑफ आपको हाई होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि पीटी के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, कई लोग का ये कन्फ्यूज़न चलता है कि सर ग्रेजुएशन मैंने इस चीज़ से किया है, क्या हम भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट का होता है। इसमें देखिएगा तो इसमें 4 आपके देखिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैंने भी सीडीपीओ दे रखा है पहले। ठीक है, अपर लेवल तक मैं गया हूँ उसमें सीडीपीओ वगैरह में। तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन आप किस चीज़ से किया है ना, बस इतना पता होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, किस स्ट्रीम से किया है। आपने हिस्ट्री से किया है, ज्योग्राफी से किया है, आपने साइंस से किया है, फिजिक्स से केमिस्ट्री से किया है, आपने बीटेक किया है कि आपने मेडिकल किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, सिंपल से समझ लीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों को। अब अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपके पास है ना, तो आप किसके लिए एलिजिबल है, आप सीडीपीओ के लिए एलिजिबल है। अब पहले सीडीपीओ क्यों आसान हुआ करता था, अब क्यों टफ होता है, मैं इस पे भी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जो 4 सब्जेक्ट की बात की जाती है ना, 4 सब्जेक्ट मतलब कि एक तो आपका हो गया एलएसडब्ल्यू पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका होम साइंस गृह विज्ञान जिसे कहते हैं, और चौथा सब्जेक्ट हो गया मनोविज्ञान जिसको आप साइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको सीडीपीओ के लिए ऑप्शनल एडॉप्ट कर सकते हैं, ये 4 ही सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि GS1 GS2 के पेपर्स वगैरह सेम आपको 72वीं के साथ अगर देंगे या फिर सीसी के साथ देते हैं, सब पेपर सेम होगा, लेकिन एक ऐसे का पेपर जो होगा, तीसरा पेपर जो होता है आपको पता होगा 300 का एक ऐसे हो जाता है, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सीसी में होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन सीडीपीओ में क्या होगा, सीडीपीओ में आपको क्या किया जाएगा कि इस 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एडॉप्ट करेंगे, चाहे आप एलएसडब्ल्यू करें, चाहे सोशियोलॉजी करें, चाहे होम साइंस, चाहे साइकोलॉजी करें, ठीक है साइकोलॉजी करें, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ऑप्शनल के रूप में, और ये सब्जेक्ट आपको 300 नंबर के लिखने होंगे। जैसे पहले आप जो है 67वीं तक आप पेपर लिखते आ रहे थे ऑप्शनल का 300 नंबर का, उस तरह से सीडीपीओ में पेपर लिखने होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव के पेपर होते हैं वो नहीं होंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शनल के। अब यहाँ समस्या क्या आता है कि यहाँ पर सीटों की संख्या जो है, मैक्सिमम सीटों की संख्या जो है 95% सीटें या 97%, 98% सीटें जो होती है किसकी होती है, आपको सीसी की होती है। और वहाँ क्या है, तीसरा पेपर आपका ऐसे रहता है, GS1 GS2 दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ऑप्शनल 300 नंबर का हो जाता है। तो अब उनके साथ थोड़ा सा समस्या हो जाता है, जो लोग जो है ऑप्शनल जो है जिनका इससे अलग आपने बीपीएससी में रखा हुआ है, और इससे अलग भी रखा हुआ है, तो पहले अगर बीपीएससी में पुराने समय में इस ऑप्शनल किसी सब्जेक्ट को लेकर आपने अगर बीपीएससी दिया है, चाहे ऐसे एलएसडब्ल्यू हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी या होम साइंस हो गया, तब के लिए आप थोड़ा सा आसान हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप क्या करिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से कोई ऑप्ट कर लीजिएगा, और उस हिसाब से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 का प्रिपेयर आप पहले कर चुके हैं, तो उसको रिवाइज करके आप चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन नए कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहें तो इन सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के रूप में लेते हैं और इसको पूरा फिर पढ़ते हैं 300 नंबर का रिटन के हिसाब से, सब्जेक्टिव के हिसाब से, तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होगा, और साथ में आपको ऐसे पेपर भी होगा सीसी के लिए। तो वहाँ ऐसे पेपर एक तरफ, सीसी के लिए तीसरा पेपर, इधर क्या आपके ऑप्शनल 300 नंबर के लिखने वाला पेपर, इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। नए कैंडिडेट है, कभी इस ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने कोई बीपीएससी नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसके चक्कर में आपके क्या हो जाएंगे, बीपीएससी ख़राब हो सकता है, मतलब सीसी ख़राब हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर आपने इस सब्जेक्ट से आपने दे रखा है कभी, ठीक है, अगर बीपीएससी दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शनल नहीं, इस सब्जेक्टिव वाला कभी 67वीं तक दे रखा है, तब आप चाहे तो सीडीपीओ ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपका सजेशन यही रहेगा कि सीडीपीओ को चाहे तो आप साइड कर लीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में ऐसे भी ख़राब होगा और आपका पूरा पेपर आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे सीटों की संख्या 97-98% है, वहाँ 1-2% के लिए फिर लड़ना हमको उचित नहीं लगता है, वो दोनों डिस्टर्ब हो जाइएगा आप। ठीक है, तो यही रहा पूरा माजरा सीडीपीओ और सीसी का। आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जल्द से हमको बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज जो हमारे चैनल पर जो है लाइट का वीडियो, आपको प्रकाश का वीडियो अपलोड होने वाला, आप चाहें तो पूरा लाइट को 3 घंटे 3.5 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं एनसीईआरटी घटनाचक्र लूसेंट के साथ। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।